नमस्कार, स्वागत है आप सभी का म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में। आपके साथ मैं हूं स्वाति। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में हमारी कोशिश होती है आपके उन सभी सवालों के जवाब देने की जो आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से जुड़े हैं। उलझन फंड चुनने को लेकर हो या फिर फंड से बाहर निकलने को लेकर, हर तरह की उलझन का समाधान हम आपको देंगे। शुरू करते हैं आज का शो और देखते हैं कि आज के शो में खास क्या है। बेटी के लिए निवेश करना है तो सुकन्या समृद्धि योजना ले या फिर म्यूचुअल फंड में निवेश करना सही होगा। सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान से मंथली विथड्रॉल किया तो क्या एग्जिट लोड और कैपिटल गेन्स टैक्स लगेगा? सोने में निवेश करना हो तो गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, दोनों में से क्या चुने आप? और फंडनामा में आज हम जानेंगे एएमसी के मर्जर का आम निवेशक के निवेश पर क्या असर हो सकता है। और शो में हमारे साथ जुड़ गए हैं फिनोलॉजी वेंचर्स के सीईओ प्रांजल कामरा। प्रांजल, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद स्वाति, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू वंस अगेन, ऑलवेज एक्साइटेड आपके साथ बातचीत करने का मौका मिले तो। चलिए शुरू करते हैं शो की और पहला सवाल लेते हैं। राकेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पे। राकेश जी नमस्ते, कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम मैं जबलपुर एमपी से बात कर रहा हूँ। जबलपुर से, क्या जानना चाहते हैं बताइए। एक्चुअली मेरा एज 45 प्लस हो गया है एंड मेरा एक अभी 4 साल की एक डॉटर है। अच्छा। और साथ में एक 11 इयर्स की एक डॉटर है, बड़ी अच्छा। डॉटर। ओके। मैं उनके लिए 15 साल का एक प्लान ऑप्ट करना चाहता हूँ और किसी ने मुझे सुकन्या समृद्धि योजना के लिए सजेस्ट किया हुआ है। बट मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि मैं म्यूचुअल फंड ऑप्ट करता हूँ उस सिचुएशन में मुझे एग्रीगेट क्या मिलेगा आफ्टर 15 ईयर इफ आई इन्वेस्ट 5K इन अ मंथ। ओके, आप अदरवाइज म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं या पहला निवेश होगा अगर हुआ तो? नहीं, ये मेरा अभी फिलहाल पहला ही निवेश होगा। इसके पहले मेरा कोई निवेश नहीं। ऑलराइट। सुकन्या समृद्धि योजना है तो बहुत ही अच्छा विकल्प निवेश का प्रांजल, लेकिन अगर 15 साल का नजरिया है इनका तो कुछ कॉम्बिनेशन में निवेश किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। राइट स्वाति, एक प्रॉब्लम वैसे भी ये है कि सुकन्या समृद्धि योजना केवल 10 साल की डॉटर के लिए ही ली जा सकती है। तो जैसा ये बता रहे हैं, एक डॉटर की एज 11 साल है तो वो अब एलिजिबल ही नहीं है इस योजना के लिए। तो एनीवेज इनको कॉम्बिनेशन में ही करना पड़ेगा। लेकिन छोटी डॉटर के लिए मैं डेफिनेटली कहूंगा कि इस योजना की तरफ जरूर देखिए। बहुत अच्छे सरकार ने रिटर्न्स और टैक्स एग्जेम्पशंस दिए हुए हैं, तो इट इज ल्यूक्रेटिव। और जो म्यूचुअल फंड की बात ये पूछ रहे थे, तो म्यूचुअल फंड में अगर ये 15 सालों के लिए 5,000 रुपए महीना लगाते हैं तो रफली अगर मैं 12-13% का रिटर्न मान के चलूं तो 26-27 या 28 लाख के आसपास इनके पास अमाउंट होने वाला है। तो अब ये कितना अमाउंट सुकन्या समृद्धि में लगाना चाहते हैं, कितना म्यूचुअल फंड में, ये डिपेंड करेगा कि 27 लाख से इनको लगता है इनके गोल्स पूरे हो रहे हैं कि नहीं। क्योंकि इन द लॉन्ग रन म्यूचुअल फंड्स ज्यादा रिटर्न देने वाले हैं। सुकन्या समृद्धि से आपको 7.5% का रिटर्न मिलेगा। अगर लगता है मैं रिटर्न से खुश हूं, इससे थोड़ा कम होगा तो भी चलेगा, मुझे सेफ्टी चाहिए, तो सुकन्या की तरफ एलोकेशन बढ़ा सकते हैं, वरना म्यूचुअल फंड्स की तरफ एलोकेशन बढ़ा सकते हैं। राकेश जी। मैम मैं आई इंटरप्ट यू? हाँ प्लीज गो अहेड सर। हाँ सर, मेरा रिक्वेस्ट ये है कि मुझे ऑब्जेक्टिव ये जानना है कि सुकन्या समृद्धि योजना में मैं ज्यादा अमाउंट कलेक्ट कर पाऊंगा इन स्पाइट ऑफ म्यूचुअल फंड में। आपने जैसा सजेस्ट किया कि 12 से 13% के आसपास यदि हम एवेल्यूएशन लेते हैं तो उसमें हमारा 27 से 28 लाख होता है। तो मैं उसको ये एक टारगेट करके चलना चाहता हूँ कि मुझे मान लीजिए कि 75 लाख का गोल लेना है। उस सिचुएशन में मुझे कितना अमाउंट फॉर द मंथ पर मंथ जमा करना होगा 15 साल के लिए? आपने कहा 75 लाख का आप टारगेट लेकर चलना चाहते हैं? मिनिमम 75 लाख, राइट? जी 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 75 to 1 करोड़ आई एम एक्सपेक्टिंग। मुझे इतना कलेक्ट करना होगा फॉर माय डॉटर एजुकेशन एंड बोथ डॉटर एजुकेशन। और ये टारगेट पूरा आप 15 साल में चाहते हैं करना? एग्जैक्टली मैम। प्रांजल जी, तो इस केस में अगर हम, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स है, इक्विटी है, रिस्क ज्यादा है, तो
क्योंकि रिस्क ज्यादा है तो पोटेंशियल रिवॉर्ड म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा है। अगर आपको लगता है कि 27-28 लाख में आप अपने गोल के आसपास भी नहीं है तो डेफिनेटली आपको पहली चीज पूरा एलोकेशन म्यूचुअल फंड्स की तरफ देना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ पोटेंशियल रिटर्न्स कंपेयर करें तो म्यूचुअल फंड ज्यादा देंगे। और अगर आप 5,000 महीना इन्वेस्ट करके 25, 26, 27 लाख तक पहुंच रहे हैं तो आपको उस इन्वेस्टमेंट को 3 गुना करना पड़ेगा ताकि आप 80 लाख के आसपास पहुंचे। तो इस केस में आपको 15,000 के आसपास की 15,000 की जो आप मतलब जो भी आप एसआईपी प्लान कर रहे हैं उसको आपको 3 गुना से बढ़ाना पड़ेगा। और लकली हमारे पास कैलकुलेटर होता है तो मैंने आपके लिए एक छोटा सा कैलकुलेशन कर लिया है। राकेश जी एकदम सही कहा है प्रांजल ने, 15,000 के आसपास का, जो अगर एग्जैक्ट अमाउंट जानना चाहेंगे तो 17,000 के आसपास का रकम आपको 1 करोड़ का टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, और 13% के रिटर्न के हिसाब से कैलकुलेशन है ये। फाइन मैम, ये मैं करता हूँ। मेरा एक रिक्वेस्ट ये भी है कि मुझे जैसे ESG फंड शायद अभी MF में लॉन्च हुए हैं, राइट, तो ESG फंड को लेकर के क्या आप सजेस्ट करेंगे किस फंड में मुझे जाना चाहिए? उनके बाइफरकेशन यदि प्रोवाइड करेंगे तो मेरा गोल थोड़ा फ्लेक्सिबल और मेरे लिए थोड़ा कन्वीनियंट हो जाएगा। हम आपको ESG फंड के बारे में जानकारी दे देते हैं। डिटेल के लिए देखिए, हर सवाल के लिए हमें थोड़ी सी तैयारी, रिसर्च करना होता है, राइट। और आपने अपने सवाल में इतने सारे सवाल नहीं पूछे थे। डिटेल आपको हम ESG के बारे में बता देते हैं, वो आपको प्रांजल बता देंगे। प्रांजल जी जी राइट। तो देखिए बेसिकली अगर हम एकदम कोर में देखें तो ESG फंड भी एक तरह का फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप फंड होता है, जिसमें यह होता है कि हम कुछ कैटेगरीज में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जैसे कोई कैटेगरी में अगर आप चाहते हैं कि आप लिकर में इन्वेस्ट ना करें या टबैको में इन्वेस्ट ना करें, तो ऐसी कुछ कैटेगरीज जो होती हैं जिसपे हर कोई इन्वेस्ट करने में कंफर्टेबल नहीं है, उनके लिए, या कोई चाहता है कि सोसाइटी के लिए ये कंपनियां नेट पॉजिटिव हो, सोसाइटी के लिए कुछ नेगेटिव ना हो। लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर आप सोचते हैं कि इन फंड्स में आप इन्वेस्ट करके ज्यादा रिटर्न्स ला सकते हैं नॉर्मल फंड्स के मुकाबले, ऐसा नहीं है। बेसिकली मल्टी कैप फंड्स हैं विद रिस्ट्रिक्टेड मैंडेट। तो अगर आपका ऐसा कोई आप ऐसा कुछ अवॉइड नहीं करना चाहते कि मेरे को फंड मैनेजर लिकर में इन्वेस्ट ना करे, टबैको में ना करे, अगर आपको ओके है कि फंड मैनेजर कहीं भी इन्वेस्ट करे, तो मल्टी कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स ही चुनिए। राकेश जी, आई होप कि आपके सभी सवालों के जवाब हमने दे दिए। या डेफिनेटली आप लोगों ने अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर दिस। यू आर वेलकम सर। ओके मैम। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ राजेश गोयल जी फोन लाइन पर है। राजेश जी नमस्ते। नमस्कार मैडम। कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं माऊ इंदौर से बात कर रहा हूँ। इंदौर से, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैडम मेरा सवाल ये है कि हम पहली बार जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो शुरुआत म्यूचुअल फंड में कहाँ से करें, कौन सा म्यूचुअल फंड सही रहेगा हमारे लिए? आपका सवाल थोड़ा सा अलग था जो आपने भेजा था, आपने तुलना की थी शेयर मार्केट। जी जी मैडम, वो सवाल उस दिन भेजा था और वो रोज देखते हैं ना तो सवाल उठते ही रहते हैं एक न एक दिमाग में। तो उस दिन शेयर मार्केट का भी था वो, तो ये भी सवाल है मेरा कि दोनों में से कौन सा सही बेहतर रहेगा? तो सवाल ये कि शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड, अगर म्यूचुअल फंड तो कहाँ से शुरुआत की जाए, राइट? जी हाँ जी जी। चलिए प्रांजल बताएं। राइट, देखिए अगर आप बस इक्विटी के रिटर्न्स का फायदा उठाना चाहते हैं और आप ज्यादा टाइम नहीं देना चाहते, ज्यादा खुद को इन्वॉल्व नहीं करना चाहते, अच्छी कंपनियां ढूंढने में समय नहीं देना चाहते, म्यूचुअल फंड्स बेटर है। बिल्कुल आपको एक मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, इन दोनों में से कुछ भी चुन लीजिए। फ्लेक्सी कैप चुनिए, एक फ्लेक्सी कैप फंड की तरफ जाइए। अगर आपको इन्वेस्टिंग पसंद है, आप सीखना चाहते हैं, या आपको लगता है कि नहीं मैं मेहनत करूंगा, मेरे पास समय है, लेकिन मेरे को ना म्यूचुअल फंड से 2% 3% ज्यादा रिटर्न लाने की कोशिश करनी है, कोशिश, हाँ, क्योंकि आप जब कोशिश करेंगे, आप बिगनर हैं, तो हो सकता है आपका रिटर्न कम भी हो, लेकिन आप खुद को वो चांस देना चाहते हैं, तो डायरेक्ट इन्वेस्टिंग करिए। समय लगेगा, पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा। नहीं है, आप 12, 13, 14% के रिटर्न से खुश हैं, तो एक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड से शुरुआत करिए। राजेश जी जी मिल गया जवाब, समझ में आ गया? मिल गया मैडम जवाब। तो मैं ये एक सवाल ये मेरा है कि मतलब इससे बेहतर अगर अपन शेयर मार्केट में अगर करें तो वो कैसा रहेगा? शेयर मार्केट की समझ है, खुद से स्टॉक हाँ, चुन सकते हैं? हाँ 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 है ना समझ मैडम थोड़ी। तो अगर समझ है और आपको लगता है कि आप खुद से स्टॉक चुन के एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं, तो फिर वहां पे मतलब आपको जवाब चाहिए ही नहीं, फिर तो क्लैरिटी है एकदम।
नहीं तो जवाब मतलब थोड़ा सा ये चाहिए कि मतलब उसमें रिटर्न कितना, अगर अपन जोखिम उठा भी सकते हैं और पैसा लगा भी सकते हैं। तो थोड़ा जोखिम सा उठाने का मतलब आप क्या समझते हैं राजेश जी, बताएं हमें। नहीं, जैसे शेयर मार्केट में मैडम एक क्या रहता है कि जैसे कि कभी चढ़ाव उतार चलता रहता है उसका। हाँ जी। हाँ, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा जैसे आज अपन ने कोई, जैसे आज एसबीआई अच्छा रिटर्न दे रहा था और उसके बाद में अगर अपन ने कल को उतर गया पैसे लगाए तो थोड़ा सा उसमें ये रहता है। जी। और म्यूचुअल फंड में क्या है कि पैसे लगा के आप कंपनी में निपटती है, वो काम पूरा वो लगाती है, बांट देती है पैसे को, तो वो अपने को उसमें दिक्कत थोड़ी कम रहती है। तो उसमें क्या जितना, जैसे कि अपन ने शेयर मार्केट में कुछ ज्यादा मिलने की उम्मीद रहती है ना, कि कभी ज्यादा चढ़ गया तो ये है। वो तो है। प्रांजल एक्चुअली होता क्या है, देखिए यहाँ पर आजकल ना सबको ज्यादा और जल्दी कमाने हाँ, की वो है। लेकिन म्यूचुअल फंड मुझे लगता है कि उनके लिए है जो ऑफ कोर्स शेयर मार्केट बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझते हैं और साथ ही एक डिसिप्लिन तरीके से निवेश कर सकते हैं। आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, इसमें हमको सर मैं ये आपको जरूर समझाना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड भी बिल्कुल वही कर रहा है जो आप खुद करेंगे। वो भी अच्छी कंपनीज ढूंढ के शेयर्स खरीद रहा है और उसके बदले आपको यूनिट्स दे रहा है, तो काम वही हो रहा है। बस आपको ये समझना है कि म्यूचुअल फंड एनालिस्ट की जो टीम है, जो फंड मैनेजर और उनकी टीम है, जो मैनेजमेंट से सीधा बातें करती है, जिनको शायद 10-10, 20-20 साल का एक्सपीरियंस है, क्या आप खुद ये विश्वास से बोल सकते हैं कि नहीं, आपको उनसे ज्यादा पता है। देखिए, अच्छा। एसबीआई बढ़ गया, रोज कई शेयर्स बढ़ते हैं, कभी आपकी पकड़ में आएंगे, कभी नहीं आएंगे, वो अलग बात है। लेकिन म्यूचुअल फंड ये इंश्योर करता है कि साल दर साल आपका पैसा कंपाउंड होता रहे। इंडिविजुअल इन्वेस्टिंग में क्या होता है, एक साल मार्केट बढ़ा, हमारी कुछ पिक सही हो गई, हमको 40% का रिटर्न भी मिल गया, अगले साल -30% हो गया, आप 2 साल का CAGR देखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन म्यूचुअल फंड लाता है। और ये समझना कि म्यूचुअल फंड को हम आसानी से आउट परफॉर्म कर लेंगे, ऐसा नहीं है। वो टीम ऑफ एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, मैनेजमेंट से टच में हैं, उनको आउट परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। यहाँ पर पार्थ पटेल हमारे साथ जुड़ गए हैं गांधीनगर गुजरात से। पार्थ जी नमस्ते। नमस्ते मैडम। नमस्ते प्रांजल सर। नमस्कार सर। जी सर, अब मेरे पास एक्चुअली 44 फंड थे, उसको मैंने धीरे धीरे कन्वर्ट करके 13 शेयर में म्यूचुअल फंड्स में कन्वर्ट किए हैं। ओके। आपका शो देख के थोड़ा जैसे एडजस्ट होता था, मैंने एग्जिस्ट लोड को कंसिडर करके फिर मैंने 13 फंड में कन्वर्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। अभी मैम अभी भी 13 ज्यादा है और कुछ मिड कैप्स में 4 स्कीमें हैं, स्मॉल में भी 3-4 हैं। तो मेरा क्वेश्चन भेजा था, उसके हिसाब से मैं स्विच करना चाहता हूँ मैडम। ओके। और मेरी गोल भी डिफाइन है। मेरी जो 2 डॉटर्स है, उसकी सुकन्या समृद्धि बॉन्ड तो चल रहे हैं, उसमें अप्रोक्सीमेट में 50,000 पर ईयर डालता हूँ। ओके। और उसके सिवाय भी ये म्यूचुअल फंड्स में ये चल रहा है मैडम। बहुत बढ़िया। राइट। तो अभी मैं स्विच करने में मैंने डिसाइड किया है, वो फंड में ऐसे स्विच कर लूं और ये टारगेट अचीव करने के लिए 3,000 पर स्कीम मैंने 8 स्कीम के लिए डिफाइन किए हैं। तो आप ये ओके है? सॉरी, आप 13 स्कीम को कम करके कितना करना चाहते हैं? 8। और आप 8 में मतलब 3-3 हजार सारी स्कीम में निवेश करना चाहते हैं? जी जी। ओके। और अभी क्या वैल्यू है आपके पोर्टफोलियो की, अगर आप शेयर? अप्रोक्सीमेट 26-27 लाख रुपए है। ओके, ठीक है। बताएं प्रांजल, अच्छी बात है कि 44 से जी 13 तक तो पहुंच गए, लंबा सफर तय कर लिया है, अब थोड़ा सा और है, कैसे कर सकते हैं ये? कांग्रेचुलेशन सर। 44 से मैं समझ सकता हूं कि आपको 13 तक पहुंचने में कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी, बहुत ज्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग लगी होगी, सो बधाई के पात्र हैं आप। लेकिन 13 भी बहुत ज्यादा है, अभी भी आपने पूरा बाजार खरीदा हुआ है। 8 भी बहुत ज्यादा होंगी, तो भी आप पूरा बाजार खरीदे होंगे। एक चीज आप ये मान के चलिए कि 5 से ज्यादा नॉन ELSS म्यूचुअल फंड्स बहुत मैक्सिमम है। तो 5, उसके बाद आप 1 या 2 ELSS फंड भी लेंगे तो 6-7 हो जाती हैं। इसमें आपने लगभग पूरा बाजार खरीद लिया। तो इसका ये जो गोल है ना आपका 13 से 8 पे लाने का, 8 नहीं, इसको आप 4 या 5 पे लाने का करिए। और बिल्कुल चिंता मत करिए, क्या होता है ना, जब हम 44 से 13 या 8 पे आते हैं तो हमको ये डर लगता है कि और कम कर दिया और ये स्कीम्स ने अंडर परफॉर्म कर दिया तो मेरा क्या होगा। इसीलिए
आप एक या दो स्कीम नहीं, आप 3, 4 या 5 स्कीम्स पे जा रहे हैं। अगर आपने 4 स्कीम्स रख ली ना, तो भी आपने लगभग काफी हद तक मार्केट कवर कर लिया। और 8 स्कीम लेने से बेटर है, 8 या 13 स्कीम्स, कि आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, क्योंकि आपने पूरा मार्केट इनडायरेक्टली खरीदा हुआ है, लेकिन आप मार्केट खरीदने की 1% कॉस्ट दे रहे हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है ना 2 या 3 फंड रखने में, 4 फंड रखने में, जो कई लोग के साथ होता है, तो आप इंडेक्स फंड ले लीजिए, रिटर्न्स वही रहेगा, आप आधा 1% बचा लेंगे। और इन पूरे 13 में से क्विकली बता दीजिए अगर प्रांजल कि वो कम कैसे करें, किस किस को बंद करें। जी, मैं तो इनसे यही कहूंगा कि एक्सिस ब्लू चिप अच्छी चॉइस है, एक्सिस स्मॉल कैप फंड अच्छी चॉइस है। और हालांकि एक फंड हाउस के हैं, लेकिन बिल्कुल अलग मैंडेट्स हैं, तो इस केस में ऐसी चॉइस वाइबल हो जाती है। इसके अलावा ऑफ कोर्स पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, इनको ले लेना चाहिए। तो ये 3 फंड भी ले लेंगे ना, तो काफी है इनके लिए, इससे ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है नहीं, क्योंकि एक फ्लेक्सी कैप हो गया, एक स्मॉल कैप हो गया, एक लार्ज कैप हो गया, पूरा मार्केट इन्होंने कवर कर लिया। तो सभी दर्शक ध्यान रखिए जब आप निवेश करते हैं, तो क्योंकि 40 फंड हाउस हैं और उनके ऑलमोस्ट सभी कैटेगरी में फंड्स अवेलेबल है, तो सब कुछ खरीदने की ज़रूरत नहीं है। अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3-4 फंड आपके पोर्टफोलियो में सफिशिएंट होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम कुछ और सवाल लेंगे, जवाब देने की कोशिश हमारी पूरी होगी। बने रहिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन के साथ। म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट प्रांजल गामरा। अगला सवाल लेते हैं। जतिन जी का सवाल ईमेल के ज़रिए उन्होंने सवाल भेजा है। ये इनका सवाल है कि ये जानना चाहते हैं कि गोल्ड म्यूचुअल फंड या फिर आरबीआई का जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसे हम एसजीबी कहते हैं, इन दोनों में क्या बेहतर है। खुद भी काफ़ी रिसर्च की है इन्होंने, लेकिन वहाँ तक जानने की ज़रूरत नहीं है। प्रांजल बताइए, एक तो पहली बात कि सोने में अगर निवेश करना है तो विकल्प क्या क्या है और सबसे बेहतर विकल्प कौन सा होगा। राइट, सो अगर मैं एक शब्द में कहूं कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने का सब तरीके बहुत सारे हैं। फिजिकल गोल्ड है जिसमें मेल्टिंग चार्जेस, मेकिंग चार्जेस लगते हैं, बहुत सारे एंसिलरी चार्जेस लग जाते हैं। इसके बाद आता है डिजिटल गोल्ड, जिसमें कि आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बहुत प्रमोट करते हैं डिजिटल गोल्ड लीजिए, लेकिन डिजिटल गोल्ड में आर्बिट्राज बहुत होता है। अगर गोल्ड का भाव चल रहा है 50,000, तो वो आपसे ले लेंगे 50,500, तो 500 रुपए उनका कमीशन हो गया। अगेन कॉस्ट इन्वॉल्व। इसके अलावा गोल्ड फंड्स होते हैं, ईटीएफ्स होते हैं, इनमें कॉस्ट बहुत मिनिमल है। आप लगभग ऑलमोस्ट गोल्ड के बराबर का रिटर्न पाएंगे। आप समझ लीजिए आपने रॉ गोल्ड खरीद लिया है, 24 कैरेट खरा सोना लगभग। इसके ऊपर आता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जिसमें कॉस्ट तो भूल जाइए, आप गोल्ड से ऊपर का रिटर्न पाएंगे। और थोड़ा बहुत ऊपर नहीं, आप 2.5% सालाना गोल्ड से ऊपर का रिटर्न पाएंगे। अगर आप मैच्योरिटी रखते हैं तो टैक्स बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। तो इतना सब जब मैंने बताया तो ये क्लियर है कि बेस्ट तरीका, अगर आपको बहुत ज्यादा लिक्विडिटी की चिंता नहीं है ना, कि 2 साल बाद मुझे कुछ बहुत ज्यादा इमरजेंसी हो जाएगी और मुझे बस गोल्ड से निकलना ही है, निकलने का तरीका भी है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में। लेकिन अगर आप 8 साल तक रख सकते हैं, इसकी मैच्योरिटी 8 साल होती है, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड क्लियरली बेस्ट तरीका है। मजबूरी में बेचना हो, आप शेयर बाजार में बेच भी सकते हैं, थोड़े डिस्काउंट पे बिकता है, वो मजबूरी की बात, लेकिन बेस्ट इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ओके, चलिए यहाँ पर साफ साफ बात की, सोने में एक्स्ट्रा कमाई भी, और जब आप रिडीम करेंगे तो सोने की जो बढ़ी हुई कीमत है, जो भी कीमत होगी वो आपको वापस मिलेगा। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक अच्छा विकल्प है। वक्त है अब फंड नामा का, क्विकली उधर का रुख करते हैं। प्रांजल, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है, 1 से 1.5 मिनट। ये जानने की कोशिश हम कर रहे हैं इस हफ्ते कि जब 2 एएमसी का मिलन होता है, विलय होता है, तो एक निवेशक को किन बातों का ख्याल रखना चाहिए अगर उनका निवेश उन दोनों में से किसी भी एएमसी में था तो। राइट, आपको केवल 3 चीजों का ध्यान रखना है। बहुत कुछ बदलता नहीं है, आप पे कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। ऐसा नहीं माना जाएगा कि आप इससे एग्जिट कर रहे हैं और इसमें लगा रहे हैं तो कोई एग्जिट लोड या कोई टैक्सेबिलिटी वहां नहीं आएगी, क्योंकि ये मर्जर है। तो टैक्सेबल या एक्सपेंस वाले से कोई चेंजेस खास नहीं होने वाले। मेजर चेंजेस क्या होने वाले हैं, 1-2 फंड्स मर्ज हो रहे हैं तो नेचुरली एयूएम बढ़ रहा है,
तो अगर वो मिड कैप या स्मॉल कैप फंड है तो आपको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि 2000 करोड़ की ये स्कीम, 10,000 करोड़ की ये स्कीम, 12,000 करोड़ का AUM हो गया। स्मॉल कैप मिड कैप स्कीम है, चिंता की बात है। मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप में चिंता की बात नहीं है। सेकेंड चीज आपको देखनी है कि जब ये मर्ज होगा तो नई टीम कौन सी आएगी, कौन अब इसको मैनेज करने वाला है और वो मैनेजमेंट का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। तीसरी चीज ये आ सकती है कि आजकल बहुत ज्यादा सेबी ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस रखी हैं कि अगर ये मिड कैप फंड है तो 80% एलोकेशन मिड कैप स्टॉक्स में ही होना चाहिए। तो अगर पुरानी स्कीम ऐसी है और नई स्कीम दोनों मर्ज हो रहे हैं जिससे एलोकेशन चेंज हो सकता है, मान लीजिए एक ऐसी मिड कैप स्कीम है जो एक नए फंड में आ रही है, अगर दोनों मर्ज होंगे तो वो एलोकेशन 80% से ज्यादा हो जाएगा। तो मुझे पता है कि बहुत शफलिंग करनी पड़ेगी, फंड का टर्नओवर बढ़ेगा, हो सकता है फ्रिक्शन आए। ये 3 चीजों का ध्यान रखना है। बाकी तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आप उस फंड नए मैनेजमेंट टीम के बैकग्राउंड से खुश हैं तो बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ऑल राइट, तो जब भी अगर आप जिस फंड हाउस के स्कीम्स पे निवेश कर रहे हैं उसका विलय हो रहा है किसी और AMC के फंड के साथ, तो जो बातें आपको प्रांजल ने बताई वो ध्यान रखिएगा। जो बेसिक नेचर है आपकी स्कीम का वो तो कहीं चेंज नहीं हो रहा है, टीम वही है कि नहीं ये देख लीजिएगा और इतना ख्याल रखें। उसके आगे कोई अगर उलझन होती है तो आप हमसे पूछिए, हम आपको जवाब देने के लिए यहाँ पर तैयार बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रांजल आज सभी सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू। और आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं, जहां भी भेजना हो वो सारी डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर है। फिलहाल के लिए शो में इतना ही, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।